हाय गाइस, फाइनली गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी पे अपनी चुप्पी तोड़ते हुए दो अनाउंसमेंट किया। सबसे पहले कि आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा अपनी, जैसे कि बाकी देशों ने अनाउंस किया था, यूएसए एंड चाइना ने। इसके अलावा जो 30% टैक्स है वो डिजिटल असेट्स पे लगेगा। असेट्स का मतलब है गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसीज को एज अ करेंसी मानने से इनकार कर दिया है। उनका मानना है कि ये एक असेट है। करेंसी हम तब तक नहीं मान सकते जब तक वो लीगल टेंडर नहीं होता किसी देश में। और इसके अलावा इसे समझते हैं जो 30% टैक्स लगने वाला है क्रिप्टो पे, जो कि आप उस पर कमाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए बिटकॉइन में लगाते हैं और आप 50,000 रुपये मुनाफा कमाते हैं, तो 50,000 का 30% यानी कि 15,000 रुपये आपको गवर्नमेंट के खाते में जमा कराना होगा। इसके अलावा 1% टीडीएस कटेगा इसके ट्रांसफ़र पे, यानी कि लेन देन पे। अगर आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो उस पर आपको 1% टीडीएस देना पड़ेगा। टीडीएस कटने का मेन रीज़न ये होता है कि जैसे कि इससे जो डिटेल्स है कि आपने कौन सी क्रिप्टो खरीदी है, कौन सी बेची है, कितना इन्वेस्ट किया है, उसके थ्रू आप गवर्नमेंट ये सब पता लगा सकती है और आपको फ्यूचर में ताकि कोई इशू ना बने, इसलिए टीडीएस काटना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा जो गिफ्ट्स हैं उन पे भी, अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो उस पर भी सेम अमाउंट ऑफ टैक्स कटने वाला है। आइए समझते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे पहले पॉजिटिव चीज़, ये एक रिकॉग्नाइजेशन है। इससे पहले लोगों के मन में डर था कि क्रिप्टो बैन होगा नहीं होगा, लोग तब भी इन्वेस्ट कर रहे थे, मगर अब ये एक रिकॉग्नाइजेशन है जो एक पॉजिटिव स्टेप बताया जा रहा है। इसके अलावा इससे होगा क्या कि ज़्यादा लोग इस फील्ड में आएंगे और इस इंडस्ट्री बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है, इस इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी। और साथ ही साथ इसमें जो इनोवेशन प्रैक्टिसेस है उनको, उन पे भी जो स्टार्टअप कंपनीज हैं वो काम करना शुरू करेगी। जो जो बिटकॉइन है, जो इसका जो बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी है, वो बोलते हैं हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका जो यूज़ है सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज में ही नहीं, बल्कि जो नॉर्मल जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जैसे कि बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, वहाँ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसे इसे डिजिटली आइटम स्टोर करने में, एनएफटीज, सर्टिफिकेट्स। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार डिजिटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से डिस्ट्रीब्यूट किए। तो ये इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट करेगा। मगर इसमें अगर ड्रॉबैक देखें तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि ये एक 30% फ्लैट टैक्स है। फ्लैट टैक्स का मतलब है, यानी कि अगर कोई इंसान 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है और कोई इंसान 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, तो दोनों पे सेम टैक्स देना पड़ेगा। इसका यह एक प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं है। प्रोग्रेस जो इनकम टैक्स है, हम इनकम टैक्स कैसे देते हैं? मान लो किसी की इनकम 2.5 लाख तक है तो वो कोई टैक्स नहीं देता। अगर किसी की 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो वो 5% टैक्स देता है, और उसके बाद 10%, 15%। तो ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स माना जाता है। मगर यहाँ पे जो 30% टैक्स लगा है, उस केस में जो मुकेश अंबानी है, मान लो वो कॉमन आदमी की समान हो जाता है। तो यह एक ड्रॉबैक की तरह देखा जा रहा है। गवर्नमेंट इसे एक प्रोग्रेसिव टैक्स की तरह लगा सकती थी, मगर उन्होंने फ्लैट टैक्स लगाने का की डिसीजन लिया है। फ्लैट टैक्स जो गैम्बलिंग है, हमारी गैम्बलिंग में भी 30% फ्लैट टैक्स लगता है। तो इसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इसे गैम्बलिंग की तरह ले रही है। इससे इसके अलावा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या क्रिप्टो अब लीगल हो गई है? इसे रेगुलेट कौन करेगा? और जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस जैसे कॉइन, जीडीसी एक्स, वजीर एक्स, उनकी रेगुलेशन कैसे होगी? और जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए कौन सी अथॉरिटी है? सबसे पहले कि इसे रेगुलेट कौन करेगा। करंटली हमारे जो जो हमारी डिफरेंट एजेंसीज है जैसे कि स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, उनमें या तो सेबी रेगुलेट करती है जैसे स्टॉक मार्केट को, या आरबीआई रेगुलेट करती है। तो कौन रेगुलेट करने वाला है? या हम एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाएंगे? इस ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। इन चीज़ों की क्लियरिटी जब गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी बिल लाएगी, वहाँ पे सारी डिटेल्स दी जाएगी। अगला सवाल, इसे रेगुलेट करना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले, जो क्रिप्टो करेंसी जो हमारी मार्केट है वो बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर रही है। स्पेशली टेररिज्म की बात करें तो जैसे कि हमारे तालिबान, सीरिया, जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, वहाँ पे बिटकॉइंस के थ्रू आर्म्स एंड वेपन्स खरीदे जा रहे हैं। क्योंकि जो इसका ट्रेस कर पाना है, जो जो ये एनक्रिप्टेड होता है, मान लो ये हमारा सेंडर है, ये रिसीवर है, जस्ट एक एड्रेस के बेसिस पे ये जो मनी है वो सेंड की जा सकती है और इसका कोई ट्रेस भी नहीं होता। इसमें जो प्राइवेसी है वो हाईएस्ट प्राइवेसी है, इसीलिए इसे टेररिज्म एक्टिविटी के लिए यूज़ हो रहा है। रिसेंटली जो FATF की रिपोर्ट है, वहाँ भी बताया जा रहा है कि जो नॉर्मल करेंसी है उसके कंपैरिजन में क्रिप्टो करेंसी का यूज़ बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ जो इसका यूज़ हो रहा है वो है ड्रग ट्रैफिकिंग में। और इसके साथ जो रिसेंटली
एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि जो जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग है उसमें जो एनवायरनमेंट को जो डैमेज हो रहा है वो भी बढ़ता जा रहा है। जैसे कि टेस्ला कंपनी जो कि एलन मस्क की है, उन्होंने पहले बिटकॉइन एक्सेप्ट किया अपनी टेस्ला गाड़ियों को ख़रीदने के लिए, मगर जब उन्हें इस बात का पता लगा कि ये एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि जब तक ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं हो जाता तब तक हम जो अपना डिसीज़न है उसको होल्ड करने वाले हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने दूसरा डिसीज़न लिया है वो है कि गवर्नमेंट अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली है जिसे बोला गया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये एक फिएट करेंसी होगी। फिएट करेंसी का मतलब है, फिएट करेंसी उन करेंसीज को बोलते हैं जो गवर्नमेंट, किसी भी देश की गवर्नमेंट लॉन्च करती है। जैसे कि जो यूएसए का डॉलर्स है वो एक फिएट करेंसी है, मगर वो इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है। इंडिया में लीगल टेंडर इंडियन रुपी है और वो फिएट करेंसी भी है क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। अगर हम डिफरेंस देखें कि जो गवर्नमेंट लॉन्च करेगी और जो पब्लिक डिजिटल करेंसी है उनमें डिफरेंस क्या रहने वाला है। जो वर्चुअल करेंसीज हैं उन्हें लॉन्च करने की अथॉरिटी का कोई पता नहीं है और साथ ही साथ वो एक लीगल टेंडर स्टेटस नहीं है। मान लो अगर आपको कोई नुकसान हो जाता है फ्यूचर में तो उसको उसकी भरपाई के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इवन आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। और जो एडवांटेज रहने वाला है इस डिजिटल करेंसी का वो सबसे पहले ये है कि ये माल प्रैक्टिसेस पे रोक लगाएगा। साथ ही साथ जो बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज है उनमें जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत देखी जा सकती है, उसको एड्रेस करने के लिए ये करेंसी काफ़ी हेल्प करेगी। साथ ही साथ जो डिपेंडेंसी है डॉलर पे वो कम होगी और फ्यूचर में हम एक कॉमन डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। इसके अलावा छोटे छोटे एडवांटेजेस देखें तो जो हमारे जो नोट्स हैं जो हम प्रिंट करते हैं उनमें जो प्रिंटिंग की कॉस्ट है वो होती है। साथ ही साथ उन्हें देश के डिफरेंट बैंकों में जब हमें ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। उन्हें स्टोर करने की कॉस्ट भी होती है और साथ ही साथ जब वो डैमेज हो जाते हैं तो उसकी कॉस्ट भी अल्टीमेटली पब्लिक के पैसों से ही भरपाई होती है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट बिटकॉइन एज ए लीगल टेंडर। कौन सी कंट्री है जिसने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर लिया है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ इंडिया, बी इज़ एल सल्वाडोर, सी इज़ यूएसए एंड डी इज़ वियतनाम। सो द करेक्ट आंसर इज़ एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर को अगर मैप पे देखें तो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में हमारी कंट्री आती है एल सल्वाडोर। ये है जो हमारे ग्वाटेमाला, होंडुरस, निकारागुआ इनके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं हमारी एल सल्वाडोर।